आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 19 मई। इतिहास के पन्नों में ये तारीख एक अहम खोज के लिए दर्ज है और वो खोज है तापमान नापने वाले सेंटीग्रेड स्केल की। इसे खोजा था 1743 में फ्रेंच साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और म्यूजिशियन जॉन पियर क्रिस्टीन ने। तो लौटते हैं अपने समय में और लेते हैं खबरों का तापमान का जायजा और शुरू करते हैं आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। कौन सी खबरें हैं आज जिन पर बात होगी? बात होगी अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले बयान पर मचे हल्ले की। फिर रुख करेंगे मध्य प्रदेश का और जानेंगे कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए एमपी मॉडल की तारीफ में क्या कहा। फिर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की, जिसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। क्या है इसकी वजह और क्या है इसका असर, जानेंगे। और फिर सुनेंगे उन संस्थाओं की बात जो कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़ों का अध्ययन कर रही हैं और जानेंगे कि उनके आंकड़ों और सरकारी आंकड़ों में कितना फर्क है। और फिर आखिर में चलते चलते लेंगे अपडेट ताउते चक्रवात के बारे में। तो होगा ये सब, लेकिन पहले चलते हैं अमन गुप्ता के पास जो हेडलाइंस के साथ तैयार हैं। बताइए अमन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेने के सुझाव को मंजूरी दे दी है। ये सुझाव नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने दिया था। हालांकि गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने को लेकर अभी मामला विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताउते तूफान को लेकर 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। भारत में जारी वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले बयान के बाद कहा है कि उन्हें कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर भारत एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिंगापुर की ओर से हमें मदद भी भेजी जा रही है। ऐसे में बेबुनियाद बयान नहीं देने चाहिए। वहीं कांग्रेस टूल किट का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में इस केस में जांच कराए जाने की मांग की गई है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आए मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,500 के करीब हो गया है। इस दौरान करीब 3,90,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नाम में क्या रखा है? व्हाट्स इन अ नेम? शेक्सपियर का ये कोटेशन तो बहुत मशहूर है, लेकिन नाम को लेकर अक्सर हाय तौबा मची रहती है। आमतौर पर घरेलू राजनीति में कभी शहर तो कभी स्टेडियम या सड़क वगैरह के नाम पर सियासी संग्राम होता ही रहता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा इंटरनेशनल हो गया है और इस मामले के तूल में है कोरोना वायरस। और ये तूल पकड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट से। केजरीवाल ने कल एक ट्वीट में कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के तौर पर आ सकता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रद्द करने और बच्चों के लिए वैक्सीन के ऑप्शंस पर प्रायोरिटी बेसिस पर काम करने के लिए अपील की थी। केजरीवाल के इस ट्वीट से भूचाल सा आ गया। सिंगापुर सरकार ने केजरीवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और भारतीय उच्चायुक्त को तलब तक कर डाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा कि सिंगापुर सरकार ने हमारे उच्चायुक्त को बुलाकर यह स्पष्ट किया कि दिल्ली के सीएम के पास कोविड वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्विटर पर लिखा था कि सिंगापुर और भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मजबूत भागीदार रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान भारत देश का बयान नहीं है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी केजरीवाल को टोकते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद हैं और सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया पर जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से भी आया।
दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। मुद्दा सिंगापुर नहीं है, मुद्दा हमारे बच्चे हैं। आप सिंगापुर को मुद्दा बनाना चाहते हैं, हम बच्चों की चिंता कर रहे हैं। आप सिंगापुर पे राजनीति करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। आप जिस तरह की तत्परता इस पे दिखा रहे हैं सिंगापुर की चिंता करने पे। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट का नाम लिया तो हल्ला क्यों मच गया, जब भारत सरकार के ही प्रतिनिधि अलग अलग देशों के साथ जोड़कर कोरोना वायरस के वेरिएंट्स का नाम लेते रहे हैं। तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो के हमारे साथी नितिन ठाकुर से, जिन्होंने इस पर रिसर्च भी की है। तो नितिन, केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट का नाम लिया, तो क्या ये ठीक है कि आप किसी देश के साथ कोरोना वेरिएंट का नाम जोड़ें? देखिए, WHO वायरस के किसी भी वेरिएंट को उसके ओरिजिन के आधार पर तो नाम नहीं देता है, और उसने खुद ये बात साफ की भी थी। अलग अलग देशों में पाए गए वेरिएंट के लिए साइंटिफिक नाम तय होते हैं और उसका ही उपयोग होता है लगातार उनके बयानों में। मगर बोलचाल की भाषा में उस मुल्क के नाम के साथ वायरस का वेरिएंट जुड़ ही जाता है जहां वो पहली बार पाया गया है। मीडिया अक्सर उसका प्रयोग करता है और कई बार संस्थाएं भी करती हैं। इसलिए भारत में मिले कोरोना के नए रूप B1617 को इंडियन वेरिएंट कहने पर पिछले दिनों भारत की सरकार ने आपत्ति दर्ज भी की थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाली बात पर केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की जो प्रतिक्रिया है वो थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगती है, क्योंकि देखिए, पहले से ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के कई प्रतिनिधि और कई संस्थाएं जो सरकार से जुड़ी हुई हैं वो अक्सर देशों के साथ वेरिएंट्स के नाम जोड़ती रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव का बयान सुनाता हूं। यह बयान उन्होंने 31 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी पर वो बात कर रहे थे, सुनिए इसको आप। Efficacy of both these vaccines, whether it is Covaxin and Covishield, is effective against the UK variant and the Brazilian variant. The work against the South African variant is ongoing at several laboratories. तो आपने सुना कि ICMR के डायरेक्टर जनरल UK वेरिएंट, ब्राजीलियन वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, इन सब का नाम ले रहे थे। उनका ये वीडियो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वेरिएंट्स को अलग अलग देशों के नाम के साथ जोड़कर ट्वीट कर चुके हैं। उनके ट्विटर पर आप देख सकते हैं जाकर। थोड़ी देर पहले मैंने उनका ट्विटर प्रोफाइल खोला भी था, 2 ट्वीट दिखे। उन्होंने UK, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वेरिएंट का जिक्र किया है उसमें, और ये ट्वीट 16 अप्रैल और 26 अप्रैल को किए गए हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं। तो भारत सरकार की ये बात हुई, और हैरानी तो तब हुई जब सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज हमने देखी। 4 मई की इस प्रेस रिलीज में कोरोना के B16172 वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा गया है। तो मालूम नहीं क्यों जब हर सरकार वेरिएंट के साथ देशों के नाम जोड़ ही रही है तो अचानक से सब इतने टची क्यों हो गए हैं। जैसी किसी के अपने देश का नाम किसी वेरिएंट से जुड़ता है तो उसे आपत्ति होती है, उसके अलावा वो एक दूसरे के देशों के साथ वेरिएंट के नाम जोड़ रहे हैं तब किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि WHO जो सबसे प्रमुख संस्था है उसने ऐसा नहीं किया है, तो हमें कमोबेश उसे ही फॉलो करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अच्छा नितिन, सिंगापुर वेरिएंट वाली बात पर खुद सिंगापुर की दलील है कि वो उनके यहाँ पाया भी नहीं गया है, तो फिर इसकी कहानी क्या है? देखिए, इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स में तो लगातार सिंगापुर वेरिएंट्स की बात कही ही जा रही थी, और सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है, रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है, कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है और सिंगापुर वेरिएंट जैसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि जिस वेरिएंट को कहा जा रहा है कि ये सिंगापुर वेरिएंट है वो हालिया हफ्तों में कई मामलों में पाया गया और ये भारत में ही सबसे पहले मिला था, ऐसा सिंगापुर का कहना है। और भारत में जो दूतावास है सिंगापुर का, उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ उन्होंने दिल्ली के CM केजरीवाल के ट्वीट को कोट किया और ये बयान जारी किया और साफ तौर पर अपना पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि ये कोई सिंगापुर का वेरिएंट नहीं है। देखिए, सिंगापुर की आप जो घबराहट है ऐसे समझ सकते हैं कि पहले वहाँ पर कोरोना के केसेस ना के बराबर थे, और हाल ही में पिछले ही दिनों 38 नए केस सामने आए जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। तो पिछले 8 महीनों में सिंगापुर का ये कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री सिंगापुर के ओंग ये कुंग ने बयान दिया और कहा कि हमारे बच्चे कोरोना के नए वेरिएंट के ज़्यादा शिकार हुए हैं, जो चिंता का विषय है।
और इसके चलते स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आवाजाही पर रोक है लोगों की और वैक्सीनेशन पॉलिसी में लगातार बदलाव हो रहा है सिंगापुर की। और ये भी ठीक बात है कि सिंगापुर की दुनिया भर में तारीफ हुई थी जिस तरह से उन्होंने कोरोना के प्रॉब्लम को टैकल किया था। और अब जो है देश में 61,000 केस सामने आए हैं। इनमें ज़्यादातर विदेशी मजदूरों की डॉर्मेट्री से मिले हैं, ऐसा सिंगापुर का दावा है। 20% आबादी को वहाँ की वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं। मॉडर्ना और फाइज़र सिंगापुर ने खरीदी थी। तो आप ये देखिए जमशेद कि सिंगापुर ने जिस कुशलता से कोरोना को टैकल किया और अब यदि कहा जा रहा है कि वहाँ पर कोई एक नए तरह का वेरिएंट मिला है तो उसकी छवि पर डेंट तो लगता ही है। किसी भी देश को लगेगा कि उसके नाम के साथ किसी कोरोना वेरिएंट का नाम ना जुड़े। खुद भारत ने, मैंने जैसा भी बताया आपको, कि आपत्ति की थी जब इंडियन वेरिएंट कहा गया एक प्रकार के वेरिएंट को, और इसी तरह से कुछ सिंगापुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। और भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो आधिकारिक तौर पर भारत की सरकार ने भी ये माना है कि हाँ, सिंगापुर वेरिएंट जैसा कोई वेरिएंट नहीं है। अभी तो माना ही है कम से कम, जब केजरीवाल ने इस बारे में कहा है तो। बहुत शुक्रिया नितिन। और अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो है मध्य प्रदेश से। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसमें लॉकडाउन लगाया गया था। यहाँ शुरुआत नाइट कर्फ्यू से हुई थी और अब धीरे धीरे करके पाबंदियां और भी सख्त हो गई हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश के तकरीबन सभी जिले कंप्लीट लॉकडाउन में है और इसका असर ये हुआ है कि यहाँ संक्रमण के जो मामले हैं उनमें साफ कमी देखी जा सकती है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह सरकार की कोरोना के मामले में जो काम करने की जो दिशा है उसकी तारीफ की। हालांकि मौत के आंकड़ों में अभी भी यहाँ पर कमी नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में करीब 90 मौतें हुई हैं और आपको याद होगा कि इस तरह की भी खबरें बीच में आती रहीं कि जब मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाए गए। हमने दिन भर में ही आपको भोपाल के हालात आज से कुछ दिन पहले बताए थे, जिसमें ये बात सामने निकल कर आई थी कि मौत के आंकड़े सरकारी रजिस्टर में कुछ और थे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत जहां शवों को जलाया गया और दफनाया गया वहां से जो संख्याएं मिली थी वो कुछ और थीं। अब यहाँ मालवा जिले के निपानिया गांव से खबर ये आई है कि यहाँ लोग कोरोना से बचने के लिए अंधविश्वास के भरोसे बैठे हुए हैं, अनुष्ठान वगैरह करा रहे हैं, जबकि पिछले 2 हफ्ते से यहाँ 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब राज्य में कोरोना का प्रसार तो लॉकडाउन ने चलो कम कर दिया है, लेकिन जो संक्रमित हो गए हैं या थोड़े बहुत हो रहे हैं उनकी देखभाल के लिए तो स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए ही। और इस बार जब गांव में कोरोना का खतरा बढ़ा है तो यहाँ की क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का गांव में क्या हाल है, ये जानने के लिए आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह भोपाल के पास गुनगा और कलारा गांव पहुंचे थे। उन्हीं से हमने वहां के जमीनी हालात जाने। देखिए, आपको बताएं, अब ये तो जग जाहिर है कि शहरों से बाहर निकल के कोरोना ग्रामीण अंचलों में फैल चुका है। ज्यादातर राज्यों के यही हाल है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले इस बात का अंदेशा जता चुके थे कि गांव में हालात बेकाबू हो जाएंगे यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए। इसलिए गांव में किल कोरोना अभियान भी शुरू किया गया। लेकिन इन सबके बीच में ये दरअसल किल कोरोना अभियान जो है, मैं आपको बताऊं, ये एक तरीके से एक सर्वे करने की योजना है। यानी हर घर जाकर के एक सर्वे किया जाता है जिसमें पता लगाने की कोशिश की जाती है कि गांव में जो लोग हैं क्या उनके घरों में किसी तरीके को कोई लक्षण तो नहीं है किसी को, क्योंकि आमतौर पर गांव वाले बताते नहीं है, छुपाते हैं अगर उनमें कोई लक्षण होते हैं तो यही पड़ताल करने जब हम अलग अलग इलाकों में गए हैं तो ग्रामीण अंचलों में जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आई है वो ये है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली है और स्वास्थ्य कर्मियों की बेहद कमी है। यानी अगर आप देखें, हम गुनगा गांव की अगर हम बात करें जहां हम गए थे सबसे पहले, भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर, तो ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है गुनगा गांव में, जो करीब आसपास के 40 से 42 गांवों के लिए एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। और जब हमने यहाँ के स्टाफ से बात की तो इनका साफ तौर पर कहना था कि वो बहुत शॉर्ट ऑफ स्टाफ है उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि करीब 45,000 की आबादी उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। वहां कम से कम 4 से 5 एमबीबीएस डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन फिलहाल वहां पे एक ही एमबीबीएस डॉक्टर इस वक्त ड्यूटी पर है। फार्मासिस्ट की वहां पे 3 की बदले में सिर्फ 1 फार्मासिस्ट अभी काम कर रहा है। वार्ड बॉय वहां एक ही है, जबकि कम से कम 3 से 4 होने चाहिए। स्टाफ नर्स की बात करें, स्टाफ नर्स 4 होनी चाहिए कम से कम, 2 रेगुलर 2 संविदा, लेकिन एक ही स्टाफ नर्स के भरोसे पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और उसमें भी समस्या ये है कि हर वक्त आपको डॉक्टर मिल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है।
इसीलिए गांव वालों को एक ये बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ यह है कि अगर हम बड़े गांवों को छोड़ दे तो कई ऐसे छोटे गांव होते हैं अंदरूनी इलाकों में जाकर के, जंगलों के या फिर बहुत इंटीरियर में प्रदेश के, जहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। दरअसल ये उप स्वास्थ्य केंद्र इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी को है, तो वो इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में ही अपना इलाज करवा ले, ताकि उसे अपने गांव से बाहर जाने की जरूरत महसूस ना हो। लेकिन गुनगा से करीब 18 किलोमीटर आगे जब हम एक दूसरे गांव में पहुंचते हैं, कलारा उस गांव का नाम था, तो वहां हमने देखा कि उप स्वास्थ्य केंद्र तो बन के तैयार है, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था उस उप स्वास्थ्य केंद्र में। रवीश, कोरोना के मामले तो कम होते दिख रहे हैं और ये बात टेस्टिंग पर भी डिपेंड करती है, जाहिर है। तो अभी राज्य में टेस्टिंग का क्या हाल है? कितनी टेस्टिंग हो रही है और कौन से टेस्ट हो रहे हैं? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है आपका। टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 70,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। इससे पहले जो टेस्टिंग की संख्या थी वो मध्य प्रदेश में बेहद कम थी, करीब 50,000 के करीब टेस्ट हो पाते थे, या 58,000 टेस्ट उसे बढ़ाया गया था अप्रैल के अंतिम हफ्तों में, अगर हम देखें हफ्ते में। उसके बाद अब आज की तारीख में करीब 70,000 टेस्टिंग रोजाना हो रही है, और इनमें अगर आप देखें तो रेशियो जो है आरटीपीसीआर टेस्टिंग का ज्यादा है और जो एंटीजन टेस्ट है उसका हिस्सा कम है। आमतौर पर हालांकि होना तो ये चाहिए कि 30% एंटीजन टेस्ट होने चाहिए और 70% आरटीपीसीआर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें आप ये समझ लीजिए करीब करीब 60 और 40 का रेशियो जा रहा है। करीब 60% अभी भी आरटीपीसीआर हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यानी करीब 40% के आसपास या 41% के आसपास आप ये समझिए कि एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये एंटीजन टेस्ट की प्रामाणिकता को लेकर के पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, इसलिए सवाल इस पे भी उठ रहे हैं कि इतनी टेस्टिंग के बावजूद यदि आंकड़े कम आ रहे हैं तो क्या कहीं ये रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो 40% के आसपास करीब हो रही है उसकी वजह से तो नहीं। शुक्रिया रवीश। और अब बात बिटकॉइन की। आजकल इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस को लेकर बहुत सारे लोग अवेयर हैं, और जहां भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहां क्रिप्टो करेंसी, खास करके बिटकॉइन का जिक्र जरूर आता है। आप में से बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते होंगे। तो बिटकॉइन में हमेशा तेजी रहती है, और पिछले महीने बिटकॉइन की कीमतों के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो इसने अप्रैल में $64,829 के सबसे ऊंचे स्तर को छुआ था, लेकिन अब ये नीचे गिर गया है। बिटकॉइन की वैल्यू में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 19 मई को बिटकॉइन टूटकर $38,570 पर पहुंच गया था, जो 9 फरवरी के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। तो बिटकॉइन में इतनी भारी गिरावट की क्या वजह है, ये जानने के लिए मैंने बात की फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर मनीष दीक्षित से। देखिए, बिटकॉइन में इस समय जो भारी गिरावट हुई उसकी मुख्य वजह मानी जा रही है टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने घोषणा की थी पिछले हफ्ते कि अब वो बिटकॉइन नहीं अपने बेचने जा रहे हैं और टेस्ला बिटकॉइन में नहीं खरीदी जाएगी। तो ये एक मुख्य वजह मानी जाएगी। लेकिन इसके अलावा ये जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, ये काफी फ्लक्चुएशन इसमें शुरू से होता रहा है। यानी इसमें बड़ी बात नहीं है 25%, 30%, 40%, यहाँ तक कि 50% तक की गिरावट बहुत एक साधारण है। इसमें ये फ्लक्चुएशन इसका जब से ये आई है, जब से इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है 2009 में ये आई थी, और उसके बाद से शुरुआती दौर में भी ये कभी $7 पहुंचती थी, फिर उसके बाद उससे और नीचे आ जाती थी, 50% गिरावट हो जाती थी। ऐसा ही हमने पिछले साल भी देखा। पिछले साल भी $20,000 पहुंची, फिर उसमें फिर गिरावट आई। इसमें बड़ी गिरावटें आती रहती हैं, और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है एक करेंसी, एक तरह से कह सकते हैं आप। और इसका वैसे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय माहौल या कोविड का इस पर बहुत अच्छा असर हुआ था। जब कोविड बहुत तेजी से फैला तो बिटकॉइन ने भी अपनी छलांग, अपना जो सबसे हाईएस्ट लेवल टच किया था। लेकिन ऐसा कोई परफेक्ट नहीं कह सकते हम कि ये किस वजह से थी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है वो अब ब्लैक मार्केट में होती है और इसको कोई मान्यता नहीं मिली हुई है। अच्छा मनीष जी, हाल ही में चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। ऐसे कई देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी बैन है, इसकी क्या वजह है? देखिए,
क्रिप्टो करेंसी, पहले करेंसी समझिए। करेंसी जो होती है, करेंसी अभी तक की जो धारणा है वो सरकारों के नियंत्रण में होती है। करेंसी जो चलाती है वो सरकारें ही चलाती हैं। कोई अनियंत्रित माध्यम से करेंसी चलने का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिलता, सिवाय कि गोल्ड से या बार्टर सिस्टम होता था, वो अलग चीज है। लेकिन जो भी मुद्राएं हैं हमारे, जैसे डॉलर, रुपीज, येन और युआन, सारी पौंड, यूरो, सारी जो है वो एक सरकारों की नियंत्रित है। तो सरकारें नहीं चाहती कि करेंसी यानी मुद्रा पर उनका नियंत्रण खत्म हो। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अनुमति जरूर दे दी कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो सकती है और बिटकॉइन पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ने लगाई थी। लेकिन इसके साथ ही ये भारत सरकार को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती। मतलब जो सरकार को लगता है कि नहीं, ये उसके कहीं उसके हित में नहीं है। तो भारत में ट्रेडिंग आप कह सकते हैं कि हो रही है, लेकिन वो कितनी मुश्किल है। उसके जो एक्सचेंजेस हैं उससे पैसा लोग लगा के देते हैं पैसा, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब उसका यील्ड निकालने की बारी आती है तो कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है कि आपका पैसा वापस आने के लिए कोई कानून नहीं है। तो जब तक सरकार कानून बना के उसको फैसिलिटेट नहीं करेगी, आपको पैसा नहीं दे रहा है कोई बिटकॉइन का एक्सचेंज, तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप इसके खिलाफ आरबीआई में नहीं अपील कर सकते, आरबीआई आपको पैसा नहीं दिला सकता। तो अभी इसका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है और सरकारें नहीं चाहेंगी कि मुद्रा, जो उसका एक एक्सक्लूसिव अधिकार है मुद्रा चलाने का, उस पर किसी तरह का कोई बाजार हस्तक्षेप करे। और बिटकॉइन को मंजूरी देने का मतलब पूरी दुनिया में ये है कि ये करेंसी के रूप में चलेगा, जिसको कि कोई फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, ये भौतिक स्वरूप में नहीं है। रुपए, पौंड, सब चीजें आपके भौतिक स्वरूप में होती हैं, नो डाउट इन पर खर्च भी आता है, लेकिन ये सरकारों को बर्दाश्त नहीं है और ये बहुत जल्दी मान्यता इनको मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। हालांकि बहुत सारे कई जगह ट्रेड हुए हैं, एक टर्की से और रशिया के बीच, एक फर्म के बीच में पहला ट्रेड हुआ था, शायद चावल का की खरीद हुई थी इसमें। तो अभी इसलिए सरकारें इसके खिलाफ, सिर्फ इसलिए बैंक ऑफ चाइना ने पाबंदी लगाई और सरकारें खुद इसको देखकर, एक नया पहलू ये है कि सरकारें देखकर खुद अपनी डिजिटल करेंसी लाने का सोच रही हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों में बहुत फर्क है और फिलहाल अमेरिका से लेके जापान, चीन तक इनको बहुत मान्यता नहीं है। हालांकि जो डार्क वेब पर ट्रेडिंग होती है वो बिटकॉइन में होती है। शुक्रिया मनीष। और अब बात करेंगे कोरोना के नंबर्स की। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। कुछ ही दिन हुए हैं कि देश में संक्रमित मामलों में कमी दर्ज की गई है। दूसरी लहर में पहली बार 3 लाख से कम केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक राहत वाली बात है, लेकिन एक चीज जो फिक्र का सबब बनी है वो है कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा। भले ही केसेस कम हुए हों, लेकिन मरने वालों की संख्या में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही है। मौत का आंकड़ा 4300 के पार चला गया है, जो अब डर पैदा कर रहा है। और ये वो आंकड़ा है जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से रोज आता है। कई बार विपक्ष ये इल्जाम लगाता रहा है कि सरकार मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। ये भी कहते हैं कि ऑफिशियल डेथ नंबर्स और असल नंबर्स में बहुत फर्क है। दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो डेटा कंपाइल करके असल आंकड़े बताने का दावा करती हैं, और अहम बात यह है कि असल आंकड़ा इन संस्थाओं के आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा हो सकता है। फिर भी अगर एक आकलन के तौर पर देखें तो ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इस तरह के आंकड़े जुटाती हैं। इस पूरी स्टोरी को कवर किया है लल्लन टॉप में हमारे रिपोर्टर प्रशांत मुखर्जी ने। मैंने उनसे इन संस्थाओं के बारे में पूछा और जाना कि इनके आंकड़ों में और जो आंकड़े हमें बताए जाते हैं उनमें कितना फर्क है। अगर नामी गिरामी कुछ संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले इसमें नाम आता है वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट का।
वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट 89 देशों का एक आंकड़ा देता है। दुनिया भर में 195 देश हैं दर्ज दुनिया भर में 195 दर्ज देशों में से 89 देशों का आंकड़ा वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट देता है, और वो ये दावा करता है कि जो आंकड़ा वो दे रहा है वो आंकड़े भी कम हो सकते हैं। अब वर्ल्ड मोर्टेलिटी डेटा सेट ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से हुई मौतों का जो डेटा जारी किया है वो दुनिया भर का मतलब 89 देशों के लिए, उनमें औसत ये पाया गया है कि पिछले एक साल के समय में जो मौतें हुई हैं वो 1.5 गुना मौतें हुई हैं जो आमतौर पर होती थी। इसके अलावा एक बड़ी संस्था है जिसको दुनिया भर में एक दर्जा दिया गया है और इस क्षेत्र के अंदर उसका एक मुकाम है, वो है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इसको ग्लोबल लीडर माना जाता है। ये एक ऐसी संस्था है जिसने फिलहाल आंकड़े जारी किए हैं, और ये आंकड़े हैं मई 3, 2021 तक के आंकड़े, और ये दावा कर रही है ये संस्था कि 6.93 मिलियन लोग यानी कि करीब 70 लाख लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर मरे हैं। अगर हम दुनिया भर में लोगों की मरी हुई तादाद, जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसकी तादाद देखें तो वो 3.24 मिलियन ही है, 3.24 मिलियन ही है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि भारत दूसरे नंबर पर है इन आंकड़ों में। सबसे पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका, जिसने अब तक उनके आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 5,74,043 लोग मरे हैं। 3 मई 2021 तक के आंकड़े हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ये दावा करती है कि अमेरिका में 9,05,289 लोग मरे हैं। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत की सरकार 3 मई 2021 तक ये दावा कर रही थी कि 2,21,181 लोग मरे हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स दावा कर रही है कि भारत में ये मौतें 6,54,395 हुई हैं। प्रशांत, भारत के बारे में इन संस्थाओं का क्या आंकलन है? क्योंकि विपक्ष ऐसे इल्जाम लगाता रहा है कि देश में मौत के जो आंकड़े हैं उनमें हेरफेर किया जा रहा है। भारत में कुछ आंकड़ों की बात करें तो जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो डेटा होता है जो मौतें दर्ज करती हैं, और मुंबई का उदाहरण लें तो मुंबई में 2020 में 22% ज़्यादा मौतें दर्ज की गई बीते पूर्ववर्ती सालों के कंपैरिजन में। वैसे ही फरीदाबाद के अंदर अगर हम बात करें, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो पूरे देश में है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में होता है और वो मौत रजिस्टर करती हैं जहाँ लोगों के मौत होते हैं। फरीदाबाद को एक बहुत बढ़िया उदाहरण माना जाता है क्योंकि वहाँ पर 100% रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं जो मौतें हुई हैं। और अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि 2016 से 19 ये जो पिछले 4 साल थे उनके मुकाबले 2020 में 7% ज़्यादा लोग मरे हैं। तो ऐसे कुछ आंकड़े हैं, और जो ज़िले के स्तर पर अगर हम इसका असेसमेंट करें तो हमें शायद देश भर में कितनी मौतें हुई हैं उसका एक ठोस आंकड़ा निकल कर आ सकता है। हर एक ज़िले के अंदर कितने लोग मरे हैं और औसतन पिछले सालों में कितने लोग मरा करते थे, उससे हमें एक अंदाज़ा लग पाएगा कि सही मायने में कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को अपने चपेट में लिया है। शुक्रिया प्रशांत। और अब लेंगे अपडेट चक्रवाती तूफान ताउते का, जिसने पिछले 2 दिन से देश के अलग अलग राज्यों में आफत मचा रखी है। पीएम की तरफ से गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए की फौरन सहायता देने की घोषणा की गई है। गुजरात के 12 जिलों में ताउते से अब तक तकरीबन 45 लोगों की मौत हुई है और महाराष्ट्र को भी अगर जोड़ने तो मृतकों की कुल संख्या 43 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र को नुकसान हुआ है। ताउते तूफान से अरब सागर में फंसे जहाज
बार्ज P305 से बुरी खबर सामने आई। भारतीय नेवी के रेस्क्यू ऑपरेशन से यहां अब तक कुल 22 शव बरामद किए गए और करीब 65 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 184 लोगों को बचा भी लिया गया है। तो आ गई है अब चला चली की बेला, लेकिन एक बार फिर सुन लेते हैं अमन से दिन भर की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेने के सुझाव को मंजूरी दे दी है। ये सुझाव नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने दिया था। हालांकि गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने को लेकर अभी मामला विचाराधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताउते तूफान को लेकर 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही है। भारत में जारी वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा है कि देश में वैक्सीन बनाने के लिए अन्य कंपनियों को भी लाइसेंस मिलने चाहिए ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले बयान के बाद कहा है कि उन्हें कोविड के वेरिएंट या विमान पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर भारत एक साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिंगापुर की ओर से हमें मदद भी भेजी जा रही है। ऐसे में बेबुनियाद बयान नहीं देने चाहिए। वहीं कांग्रेस टूल किट का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में इस केस में जांच कराए जाने की मांग की गई है। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,67,200 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आए मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,500 के करीब हो गया है। इस दौरान करीब 3,90,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको सुनाता हूं आज तक रेडियो के लिसनर्स के ईमेल। जॉयजीत बंगाल से हैं। उन्होंने हमें लिखा है कि मैं आपका पॉडकास्ट नियमित रूप से बहुत ही रुचि के साथ सुनता हूं। सुधीर बाजीपाले ने मेल करके कहा है कि मैं रोजाना आज तक रेडियो सुनता हूं। कोरोना काल में त्रासदी को टीवी पर देखकर मन विचलित हो जाता है, तो समाचार सुनने के लिए मैं आज का दिन और दिन भर पॉडकास्ट ही सुनता हूं। उन्होंने प्रोग्राम के अपलोड होने के समय के बारे में कुछ शिकायतें भी लिखी हैं। सुधीर भाई, हम बिल्कुल आपकी शिकायतों पर काम करेंगे। ईमेल लिखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या सुझाव, कोई शिकायत या सराहना, तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी है। वहां भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए हमारे डिजिटल रिश्तेदार, ताकि फिर अधिकार के साथ आप हमें सुझाव या शिकायत कर पाएं। तो इस पॉडकास्ट का साउंड डिजाइन किया था अमृत रेगी ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।